हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल सामान्य ज्ञान की सॉल्व पेपर एवं प्रैक्टिस बुक। इस क्लास में आपकी एक क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो आपका 23 अगस्त 2023 को पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, वो आपका पेपर जीएस की क्लास कंप्लीट हो चुकी। आज जो आपका पेपर है वो 23 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें हम जीके से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपी कांस्टेबल से संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो आपका 23 अगस्त 2024 को शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ था। पहला क्वेश्चन है, यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 25। तो राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण लेने का प्रावधान बताया गया है। अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था। इसे 10 दिसंबर 1998 को पेरिस फ्रांस में पैलेस डी चैलेट में स्वीकार किया गया था। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीए का पूर्ण रूप है। तो एनपीए का पूर्ण रूप है, तो एनपीए का जो पूर्ण रूप है वो है आपका, एनपीए का पूर्ण रूप है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब है कि बैंकों या वित्तीय संसाधनों के लिए गए ऋण या अग्रिम जिनका भुगतान उधारकर्ता कम से कम 90 दिनों तक नहीं करता, तो उस लोन को एनपीए माना जाता है। एनपीए बैंकिंग प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? तो ये ललितपुर में मनाया जाता है। सेरा नृत्य उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में जनजाति द्वारा किया जाता है। यह सेरा नृत्य ललितपुर जनपद की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। यह नृत्य फसलों की कटाई के दौरान खुशी दिखाने के उद्देश्य से किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है। इस संधि पर 1994 में जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बातचीत की गई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे 1996 में अपनाया गया था। भारत ने शुरू में इस संधि पर बातचीत में हिस्सा लिया था, लेकिन बाद में बातचीत से बाहर हो गया और कभी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो वो आपका खेल में प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए खेल क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1961 में की गई। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए की राशि खिलाड़ी को दी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है पुस्तक और एक तरफ है लेखक। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की, द अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए? तो 98.96% 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए। ए ऑप्शन करेक्ट है। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई की 98.96% 500 और 1000 के नोट आरबीआई को प्राप्त हुए। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी की घोषणा की गई तब 500 और 1000 रुपए के 15.41 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट प्रचलन में थे, जिनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट वापस आ गए। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किसको अपनाया गया था? विश्व सम्मेलन ने किसको अपनाया गया था? तो वो आपका वियना घोषणा। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में वियना घोषणा को अपनाया गया था। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन 14 से 25 जून 1993 को ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित हुआ एक निर्णायक क्षण। इस सम्मेलन का मुख्य परिणाम वियना घोषणा और कार्य योजना था, जो दुनिया भर में मानवाधिकार कार्य को मजबूत करने के लिए एक आम योजना थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? तो वो 79वां संविधान संशोधन था। इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया गया। 42वां संविधान संशोधन ये सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है तथा इसने स्वर सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है लोकटक झील है वो आपके मणिपुर में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और मिजोरम में पलकदिल झील, उमियम झील मेघालय में, अष्टमुदी झील केरल में है और ककरिया झील गुजरात में है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना या उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो ये बंधुता को। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य बंधुता के मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। बंधुत्व का शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा, पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है? एंटीवायरस, कुकीज, मालवेयर और फायरवॉल। तो राइट ऑप्शन है फायरवॉल। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डाटा को फिल्टर करता है। फायरवॉल एक प्रणाली है जो एक निजी नेटवर्क तथा अनधिकृत पहुंच को रोकती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द हैं? तो ये जो शब्द हैं वो है सामाजिक माध्यम, विपणन, बाजारीकरण। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए शब्द सामाजिक माध्यम, विपणन, बाजारीकरण है। सोशल मीडिया मार्केटिंग और ब्रांडिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना शामिल है। तो इसमें बाजारीकरण ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया, पोर्टो नोवो, थिम्पू और साराजेवो। तो राइट ऑप्शन है भूटान की राजधानी थिम्पू है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। ब्राजील की ब्रासीलिया है। आइसलैंड की रिकजाविक है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, थिम्पू। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? रविंद्र सेतु, महात्मा गांधी सेतु, अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज, भूपेन हजारिका सेतु। तो राइट ऑप्शन है भूपेन हजारिका सेतु। ये ढोला शादिया के नाम से भी जाना जाता है इस पुल को और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर ये असम से ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? तो सरकार ने अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट योजना प्रस्तुत की और इस योजना की शुरुआत किसानों को अल्पावधि और औपचारिक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई। किसान क्रेडिट योजना पूरे देश में सभी सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो ये रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर परिवर्तन आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर परिवर्तन आएगा। भारत ने वियतनाम को स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया। यह रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने तथा हिंद महासागर क्षेत्र में वियतनाम के पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो अभी भी है जून विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, एलन जैन। तो अमीर खुसरो हैं तुगलकनामा पुस्तक के लेखक
और यह तुगलक वंश शासनकाल की ऐतिहासिक मनस्वी जो देवल देवी की त्रासदी का वर्णन करती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? तो ये अक्षय यानी कि नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। एक अंतर सरकारी संगठन है जो देशों को एक स्थायी ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ने में सहायता करता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रमुख मंच, उत्कृष्टता का केंद्र और अक्षय ऊर्जा पर नीति, प्रौद्योगिकी, संसाधन और वित्तीय ज्ञान का भंडार है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो वो आपका UNCCT है। इसका तात्पर्य है कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी केंद्र से है। इसकी स्थापना में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय के अंतर्गत की गई थी इसकी स्थापना। और UNCCT का प्राथमिक उद्देश्य है आतंकवाद से निपटने के लिए देशों की क्षमताओं को बढ़ाना। इंटरपोल, नाटो और विश्व बैंक भी वैश्विक सुरक्षा में भूमिका निभाते हैं, लेकिन UNCCT विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर केंद्रित है। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर क्या है? तो इस पर GST दर 5% और 12% दोनों है। तो ये आपका 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका ये A और C ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया जो 2024-25 तक होने की संभावना है? तो उसको आर्टिमस दिया गया नाम। डी ऑप्शन करेक्ट है। चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को आर्टिमिस नाम दिया गया जो 2024-25 तक होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है? ये जो करता है वो आपका, तो ये बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा प्रदर्शित करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय न्यूक्लियर थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है। ITER पहला ऐसा संलयन होगा जो लंबे समय तक संलयन को बनाए रखेगा तथा संलयन आधारित बिजली के व्यावसायिक उत्पादन के लिए आवश्यक एकीकृत प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों और भौतिकी व्यवस्थाओं का परीक्षण भी करेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को विश्व राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सड़क मार्ग, जल मार्ग, हवाई अड्डों, वानिकी। तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है भारतमाला परियोजना। यह परियोजना भारत सरकार की एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है जो सड़क अवसंरचना से जुड़ी है। इस परियोजना के तहत देश में सड़कों की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करना है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में जाना जाता है? होली, दिवाली, क्रिसमस या ईद? तो ये दिवाली है। दिवाली त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में जाना जाता है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दिवाली या दीपावली अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है जो 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी की याद दिलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो ये सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय GST में सेवा कर प्रस्तुत किया जाता है। GST को वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, वेट, सेवा कर आदि का स्थान ले लिया।
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना जो 1937 में प्रस्तुत किया था। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो 2020-21 की तुलना में जो राज्य था वो आपका मध्य प्रदेश था। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत में मसालों के उत्पादन को लेकर 2021 में एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके तहत मध्य प्रदेश भारत का सबसे अधिक मसालों का उत्पादन करने वाला राज्य है। यहाँ प्रतिवर्ष 11.91 लाख टन मसालों का उत्पादन किया जाता है और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड यानी कि शांति भंग का आजीवन पुरस्कार किसको प्राप्तकर्ता कौन है इसके? सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, जो बिडेन और रोरी स्टीवर्ट। तो राइट ऑप्शन है सलमान रुश्दी। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक मशहूर लेखक सलमान रुश्दी को 14 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में बैकलेव हेवेल सेंटर द्वारा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्रदान किया गया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हरियाणा है। हरियाणा राज्य में भारत का सबसे कम लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं थीं, जबकि केरल राज्य में भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या डी का घनत्व है, तो इसका घनत्व है डी बराबर एन अपॉन एस, यानी कि एन संख्या अपॉन स्पेस। सी ऑप्शन करेक्ट है। जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील में उद्धृत किया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो ये जो बढ़ाता है वो आपका पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके बढ़ाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण का पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को बढ़ाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारदौली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था, जिसका उद्देश्य अकाल और बाढ़ से प्रभावित किसानों पर लगाए गए बढ़े हुए टैक्स का विरोध करना था। इस आंदोलन की वजह से ही पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा स्थान दिया गया था? तो ये चौथा स्थान दिया गया था। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चौथा स्थान दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो चीन ने तिब्बत पर वर्ष 1949-50 में आक्रमण किया। 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उस समय चीन ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन करीब 40 सालों बाद चीन में कम्युनिस्ट सरकार आई और इस सरकार की विस्तारवादी नीतियों के चलते 1949-50 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर दिया। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका 49-50 है, तो बी और डी दोनों ही है। बी और डी। अगला क्वेश्चन है और आपका ये आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? केंचुआ, जेवरा, मेढक और शेर। तो मेढक को माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है।
मेढक को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है। उभयचरों में विशेष रूप से एनुरॉन यानी कि मेढक और टोड का प्रदूषण अध्ययनों में संदूषक संचय के जैव संकेतक के रूप में तेजी से प्रयोग किया जा रहा है। एनुरॉन अपनी त्वचा और झिल्लियों के माध्यम से विषैले रसायनों को अवशोषित करता है और पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, मेढक यानी कि फ्रॉग। ये आपके 38 क्वेश्चन हो गए यूपी कांस्टेबल जीके से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित। ये आपके 23 अगस्त 2024 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपके होने वाली आपकी यूपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास से हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।